शनिवार का दिन देश के दो बड़े राज्यों में नई शपथ ग्रहण, नई सरकार, नए सियासी इतिहास का बनने जा रहा है। जहां कल सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का शुभेंदु युग शपथ के साथ शुरू होगा, तो देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भी कल सुबह 11 बजे चेन्नई में विजय सरकार का नया सफर शुरू होगा। दोनों राज्यों ने इतिहास रचा है। बंगाल में 15 साल की टीएमसी सरकार की विदाई करके बीजेपी जीती है, तो वर्षों से स्थापित सियासत करते हुए 10 साल से सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को हराकर थलपति विजय की नई नवेली पार्टी लेफ्ट के समर्थन से कल शपथ लेगी। कल शनिवार का दिन है। सुबह 9:08 से लेकर सुबह 10:45 तक राहु काल है। 11 बजे तक राहु काल समाप्त होगा। उसके बाद का समय न्यूट्रल से पॉजिटिव माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से है, जो राजकाज, लीडरशिप, अथॉरिटी के लिए शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल में आज से लेकर कल तक होने वाली हलचल से खबरदार करते हैं। 55 साल के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में कल से मुख्यमंत्री होंगे। आज कोलकाता में कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। इसके बाद शुभेंदु लोक भवन में राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। 6 साल पहले जिन शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में अमित शाह ने शामिल कराया, 6 साल बाद उन्हीं को पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का ऐलान किया। जहां 8 के 8 प्रस्ताव और समर्थन केवल शुभेंदु अधिकारी के नाम पर आए, न कोई किंतु न कोई परंतु, केवल शुभेंदु। आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी गले में माला पहनाकर जब शुभेंदु के कंधे को अमित शाह थपथपाते हैं, तो ये केवल एक मुख्यमंत्री को चुनने का पल नहीं, ये एक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने की तस्वीर है। वो यात्रा जिसमें पर्यवेक्षण केवल विधायक दल की बैठक भर का अमित शाह का नहीं रहा। ये 2014 से 2026 तक बंगाल में शाह के पूर्ण पर्यवेक्षण की गवाही है, जहां इतिहास बनाकर शुभेंदु को राजपाट सौंप दिया गया। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी और बंगाल में पहली बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का मैदान तैयार है। कोलकाता का परेड ग्राउंड नए राजनीति के उदयकाल का साक्षी बनने जा रहा है। 46 साल पुरानी बीजेपी के कोर मुद्दे राम मंदिर, कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति देना नरेंद्र मोदी पूरा कर चुके। समान नागरिक संहिता पर जमीन तैयार की जा रही है और पश्चिम बंगाल विजय का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी।
मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्र। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। वंदे मातरम का 150 साल मनाते देश में 9 मई को जब रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होगी, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी शपथ लेंगे, जिनके नाम का ऐलान विधायक दल की बैठक में करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे। वो कोलकाता जहां पर टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद उन्हें रुकने की चुनौती दी थी। उसी कोलकाता में पहुंचकर अमित शाह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन करते हैं, कमल के फूलों की माला अर्पित करते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी का केवल कमल खिला ही नहीं, बल्कि टीएमसी का सुपड़ा भी साफ हुआ है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है, वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का, ये केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, और वहां पर सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। ये उसी की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। बंगाल में शुभारंभ की बात जो हम कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, साथ में मोहन मांझी एक और आपको दिख रहे हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल का तमाम नेतृत्व। मुमकिन है इनमें से कुछ चेहरे आपको, जब कैबिनेट का स्वरूप पश्चिम बंगाल का स्पष्ट हो तो वो भी सामने आएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा आज अलग रंग में दिख रही है, भगवा रंग की लाइट से रोशन हो रही है। वो विधानसभा जहां बीजेपी का कमल खिलने, बीजेपी का भगवा रंग होने का सपना दशकों से पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन रचने वाले नेता देखते रहे। कल शपथ होगी, उससे पहले असेंबली भगवा रंग से रोशन है। ये रंग रोशन करने में सबसे अहम चेहरा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का रहा। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के सेनापति हुआ करते थे, लेकिन आज वो बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ममता से शुभेंदु की अभिषेक बनर्जी को लेकर बात बिगड़ी और नौबत ममता की सियासी पैकअप तक जा पहुंची। अब ममता बनर्जी को लेकर सवाल है कि उनकी पार्टी बचेगी या नहीं। वहीं शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के शुभांकर बन गए। और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। तारीख 19 दिसंबर 2020, पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर। बीजेपी की एक रैली जिसमें शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मास्क उतारकर सबसे पहले भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर कुर्सी पर बैठने से पहले एक शख्स को हाथ से बुलाने का इशारा किया। वो शख्स थे शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने अमित शाह के पैर छूकर बीजेपी का हाथ थामा और पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदलने की जमीन तैयार हो जाती है।
भारत माता के जय। अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी ने मिलकर बीजेपी का जो झंडा उस रैली में उठाया, वो हर दिन के साथ नई ऊंचाई बंगाल की राजनीति में हासिल करता चला गया। इसीलिए बीजेपी की जीत के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा शुरू हुई तो शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे, सबसे अलग, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिखाई दिए। रही सही कसर अमित शाह ने पूरी कर दी जब उन्होंने कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही शुभेंदु के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर कुछ घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी बंगाल बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक दल के नेता चुन लिए जाते हैं। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह अमित शाह की मौजूदगी में ही शुभेंदु अधिकारी का सफर बीजेपी के साथ आगे बढ़ता है और मुख्यमंत्री के रूप में उनका चुनाव भी पर्यवेक्षक बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने ही किया। सिर्फ 5 साल में ही शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में न सिर्फ लंबी छलांग लगाई बल्कि ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता को 2-2 बार हराने का इतिहास भी रच दिया। जो हमारे साथ, हम उनका साथ। जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। सबका साथ, सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह जिन शुभेंदु अधिकारी ने लेफ्ट सरकार में ममता बनर्जी की पार्टी को बंगाल में विस्तार दिया, भतीजे के लिए उस नेता की अनदेखी करना ममता बनर्जी के लिए घातक फैसला साबित हुआ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिसंबर 2020 में जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं तब बीजेपी बंगाल में 3 सीटों वाली पार्टी थी, लेकिन अगले ही साल पार्टी की रणनीति शुभेंदु फैक्टर ने बीजेपी को 77 सीटों पर पहुंचाकर प्रमुख विपक्षी दल बना दिया और 2026 में बंगाल में बीजेपी का सपना साकार होता है। बंगाल में जन्मा हुआ, बंगाल का ही नेता, बंगाल का ही भाजपा का कार्यकर्ता बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। बंगाल की कमान बीजेपी ने एक ऐसे नेता को सौंपी है जो तृणमूल कांग्रेस की नस-नस से वाकिफ रहे हैं। शुभेंदु आज से करीब 6 साल पहले जिस मेदिनीपुर की रैली में बीजेपी में शामिल होते हैं, वहां उनके परिवार का दबदबा रहा। 12 साल की उम्र में शुभेंदु ने पिता को विधायक के तौर पर जीतते देखा और तय कर लिया कि वो भी राजनीति में आएंगे। 7 साल बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। शुभेंदु की राजनीतिक तकदीर ने साल 2006 में बड़ी करवट ली, जब नंदीग्राम में लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन हुआ। लेफ्ट सरकार ने इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप को 25,000 एकड़ जमीन देने की कोशिश की, लेकिन शुभेंदु ने बड़ा आंदोलन खड़ा करके इसे नाकाम कर दिया। 14 मार्च 2007 को पुलिस की फायरिंग में 14 गांव वाले मारे गए और जनता में आक्रोश फैला। ममता बनर्जी ने शुभेंदु को लेफ्ट के इस गढ़ का इंचार्ज बनाकर अचानक उनका कद बढ़ा दिया। शुभेंदु ने बूथ दर बूथ तब टीएमसी की जड़ें जमाई और 2011 आते आते वो ममता के बाद तृणमूल में दूसरे बड़े नेता बन गए। शुभेंदु की तैयार की हुई जमीन पर ममता ने नंदीग्राम और सिंदूर के आंदोलन को देखते हुए मां माटी और मानुष का नारा दिया और 2011 में लेफ्ट की सरकार उखाड़ दी। इसके बाद ममता सरकार में शुभेंदु अधिकारी की तूती बोलती रही।
लेकिन अचानक ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एंट्री से उनका तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग होने लगा। शुभेंदु को लगने लगा कि उनकी बरसों की मेहनत को परिवारवाद की बलि चढ़ाया जा रहा है। अंदर ही अंदर उनका संतोष बढ़ता गया और 17 दिसंबर 2020 को शुभेंदु ने टीएमसी से इस्तीफा देकर 3 दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। शुभेंदु अधिकारी को कोई पार्टी से सस्पेंड भी नहीं किया, शो कुछ भी नहीं किया। मैं छोड़ के आया है। मेरा पास 5 बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन मैं ममता बनर्जी का ये तुष्टीकरण राजनीति, भ्रष्टाचार राजनीति और उनका जो झूठा राजनीति, इसका खिलाफ संघर्ष करने के लिए कंफर्ट जोन से पैसे छोड़ के आया है। शुभेंदु के राजनीतिक कद को रोकने के लिए सीधे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से उन्हें चुनौती दी। शुभेंदु ने यह चैलेंज स्वीकार किया और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को 1956 वोट से हराकर तहलका मचा दिया। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गया। शुभेंदु दा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदु ने न सिर्फ नंदीग्राम जीता, बल्कि बीजेपी की 77 में से 29 सीटें शुभेंदु के दबदबे वाले इलाके से तबाही। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी और वोट शेयर 10% से सीधे 38% पहुंचा, जिसने साल 2026 के चुनाव में करीब 46% का वोट लेकर रिकॉर्ड बना दिया और बंगाल जीतते ही बीजेपी ने शुभेंदु को राज्य का अधिकारी बना दिया। नए दौर का आरंभ होने वाला है पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी गवर्नर से मिलने आज पहुंचे। आरएन रवि से उन्होंने मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। लगभग 7:15 बजे शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं के साथ लोक निवास पहुंचे, जहां पर राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। अब बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो ममता बनर्जी का जिस तरह का संबंध रहा राजभवन के साथ, यही उम्मीद बंगाल की जनता को भी होगी कि यहां से एक नई पारी की, ऐसी पारी की शुरुआत हो रही है जहां जो वादे किए गए हैं, एक भयमुक्त समाज की, एक भयमुक्त माहौल की, जहां पर आगे और अवसरों और नौकरियों की बात की जा रही है, उन सारी चीजों का दौर, उन सारी चीजों का शुभ आरंभ यहां से हो जाएगा। ममता बनर्जी जब तक सत्ता में रही, उनकी सादगी चर्चा में रही। सूती धोती, पैर में हवाई चप्पल, साधारण घर ममता का चर्चा में रहता रहा। लेकिन अब जब उसी कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी बैठने जा रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि शुभेंदु भी कोई बड़ी संपत्ति के मालिक नहीं है। चुनाव के दौरान जमा किए गए हलफनामे के अनुसार शुभेंदु अधिकारी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 85,87,000 रुपए है, जिनके पास चल संपत्ति लगभग 24,57,000 रुपए है। इसमें 12,000 लगभग नकद राशि है, यानी बंगाल के कल सीएम बनने वाले शुभेंदु अधिकारी के पास केवल 12,000 रुपए कैश हैं। उनकी अचल संपत्तियों का मूल्य लगभग 61,30,000 रुपए है। इसमें मुख्य रूप से कृषि भूमि, गैर कृषि प्लॉट और 3 आवासीय संपत्ति शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी के पास न तो कोई निजी कार है, न किसी तरह का गोल्ड। मोटरसाइकिल तक शुभेंदु अधिकारी के नाम पर नहीं है, न ही किसी तरह का कर्ज है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री चुनने के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने 7 बड़े ऐलान किए हैं। बंगाल में वो सब कुछ करने का ऐलान जो अब तक असंभव बना दिया गया था। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। ये जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है।
ये जीत का महत्व है। ये जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल, जो देश में केरल के साथ चुनावी हिंसा, राजनीतिक खूनी रंजिश का रक्त रंजित इतिहास समेटे है, वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव दर चुनाव जान गंवाई। अब की बात, पहली बार जब कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने अपने साथियों के साथ जो घटा वो याद कराया। आज भी विधायक दल की बैठक के बाद उस इतिहास को याद किया। इस पार्टी को स्थापना करने वाला महान व्यक्ति यही बंग भूमि का सपूत था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हमारी पार्टी की स्थापना की थी। आज देश भर में भाजपा और एनडीए की 21 सरकारें हैं। जरा जोर से बोलो भाई, कितनी सरकारें हैं? अरे जोर से बोलो, कितनी है? कोई मतलब नहीं है 21 सरकार का। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। 21 सरकार बनाने के बाद भी देश भर के कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के दिल में सुकून नहीं है। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं।
एक महीने पहले देश में बीजेपी के 15 मुख्यमंत्रियों में 3 ऐसे थे जो पहले दूसरी पार्टी में रह चुके थे। अब देश के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो 5 यानी करीब 29% मुख्यमंत्री वो हैं जो दूसरे दलों से आए या कहीं कि बीजेपी ने रणनीति के तहत विचारधारा के सांचे में ढालकर उन्हें अपने साथ मिलाया और फिर सत्ता का नया जनादेश हासिल किया। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, सम्राट चौधरी पहले आरजेडी में थे, हिमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू भी पहले कांग्रेस में थे, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा भी कांग्रेस में थे। विजय सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं है, उनकी कहानी भी पूरी फिल्मी लगती है। एक सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने का सफर भले ही आसान लगे, लेकिन विजय की कामयाबी के इस महल की नींव उनके पिता चंद्रशेखर ने रखी, जिन्होंने पहले अपने बेटे को तमिलनाडु के लोगों की नजरों में सुपरस्टार बनाकर थलपति की उपाधि दिलाई और फिर धीरे धीरे उनके लिए सियासी आधार तैयार किया। लेकिन इस कहानी में रोचक मोड़ तब आया जब विजय ने अपने ही गॉडफादर को अदालत में घसीट लिया, माता पिता दोनों के खिलाफ केस कर दिया। विजय की कामयाबी पर भले ही दुनिया को आज भरोसा हो रहा हो, लेकिन विजय के थलपति बनने की कहानी केवल उनकी नहीं, ये एक पिता और बेटे के रिश्ते की भी कहानी है जो पूरी फिल्मी है। इस कहानी के नायक विजय से कहीं ज्यादा क्या उनके पिता हैं, जिन्हें दुनिया एस.ए. चंद्रशेखर के नाम से जानती है। विजय को भले ही आज हर कोई जानता हो, लेकिन उन्हें सब जाने ये महत्वाकांक्षा उनके पिता की रही, जिन्होंने दोनों के रिश्तों को कामयाबी की सुनहरी यादों के अलावा अलगाव के अंधेरे भी दिखाए। बाप बेटे की अदालती लड़ाई भी इसे सबसे अनोखी बनाती है। विजय की जिंदगी की कहानी बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है, जिसमें आखिर में सब कुछ हैप्पी एंडिंग वाला हो जाता है। बिल्कुल फिल्मी कहानी, विजय और उनके पिता की कहानी राजनीति से फिल्मों तक की सबसे मशहूर कहानी बन गई, जिसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ साल 2020 में आया, जब तमिलनाडु की जनता की धड़कन बन चुके विजय ने अपने ही माता पिता के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। इसकी वजह थी विजय को बताए बिना उनके पिता ने पार्टी बना ली। ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से उसे रजिस्टर भी करवा लिया। खुद को महासचिव और पत्नी को कोषाध्यक्ष बनाकर विजय के लिए फिल्मों की तरह सियासी आसमान में छा जाने के सपने सजाए जाने लगे। लेकिन विजय इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने खुद को पिता की राजनीतिक गतिविधियों से अलग कर लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे तमिलनाडु को चौंका दिया। विजय को थलपति बनाने वाले माता पिता बेटे के कानूनी केस के शिकार हो गए। विजय ने ऐसा इसलिए किया ताकि उनके माता पिता उनकी तस्वीर और उनकी लोकप्रियता का कोई राजनीतिक फायदा न उठा सके। तमिलनाडु और तमिल सिनेमा दोनों विजय की इस हरकत से दंग रह गए। पहली बार किसी बड़े सितारे ने इस तरह से अपने माता पिता के खिलाफ तब अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसका नतीजा पिता पुत्र के बेटों में दूरियों के रूप में आ गया। बातचीत बंद हो गई। पूरा राज्य इस विवाद को हैरानी से देखता रहा। वजह सबको पता थी, सब जानते थे कि ये विजय के पिता चंद्रशेखर ही थे, जिन्होंने 1990 के दशक में अपने बेटे जोसेफ विजय चंद्रशेखर को स्टार बनाने का बीड़ा उठाया। विजय ने अभिनय की दुनिया में कदम पिता की फिल्मों से ही रखा। साल 1992 में 18 साल की उम्र में विजय को नालाया थिरुपु से हीरो के रूप में लॉन्च किया गया। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन उनके पिता चंद्रशेखर ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेंथुरा पांडे, रसीगर, विष्णु और देवा जैसी फिल्मों से बेटे को लगातार स्क्रीन पर बनाए रख धीरे धीरे विजय थलपति बन गए। विजय थलपति बने वो कमांडर जिनकी फिल्मों का स्वागत मंदिर की रस्मों और ढोल की गड़गड़ाहट के साथ होने लगा। लेकिन इनके पिता इससे भी कुछ बड़ा अपने बेटे के लिए देख रहे थे। बेटे के प्रशंसकों की भीड़ में उन्हें सियासी समर्थक दिख रहे थे, जो उनके बेटे को वहां पहुंचा सकते थे जहां तक रजनीकांत और कमल हसन जैसे बड़े। साल 2009 से ही विजय के पिता ने बेटे की राजनीतिक तैयारी शुरू कर दी। विजय के पिता ने सबसे पहले तमिलनाडु के सभी विजय फैन क्लब्स को एक ही संस्था में विजय मक्कल यक्कम में मिला दिया। इससे साफ हो गया कि विजय भले ही एक स्टार बनकर खुश है, लेकिन उनके पिता बेटे के लिए एक सेना खड़ी करते रहे। इसीलिए जब विजय ने अपने पिता चंद्रशेखर के खिलाफ केस किया तो सब हैरान रह गए। लेकिन साल 2026 में विजय की जीत ने पिता पुत्र के इस रिश्ते को लगी चोट पर मरहम लगाने का काम किया। जीत की खुशियों में पुरानी कड़वी यादें बह गई। विजय की जीत को चंद्रशेखर ने ऐतिहासिक बताते हुए
बिना गठबंधन किए लड़ने के बेटे के फैसले की तारीफ की। इस तरह विजय की जीत सिर्फ एक राजनीतिक विजय नहीं, ये उनके माता पिता के लिए वो खास पल है जिन्होंने अपने बेटे को सिनेमा का सुपरस्टार बनाने से लेकर सियासी सुपरस्टार बनाने में अहम रोल निभाया है। और अब आपको बिहार की राजधानी पटना से आई खबर से खबरदार करते हैं। खबर बेरोजगारों के हक की। कल ही बिहार में सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आज पटना में हजारों छात्र प्रदर्शन करने निकले, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से जुड़ा यह मामला है, जहां टीचर भर्ती से जुड़े छात्रों की मांग है कि नौकरी देने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए, देरी न हो। लाठियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए। मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टीआरई फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। लड़के हो या लड़कियां, दोनों अभ्यर्थी जो हैं उन पर भी, सब पर जो है वो लाठियां बरसी है। पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। पटना में सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के अगले ही दिन पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम निकलता है। वो हजारों छात्र जो बिहार में शिक्षक बनने की पढ़ाई करके इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी का विज्ञापन सरकार अब निकाले। वो हजारों छात्र जो बिहार में सरकार के बदलते चेहरों को देखते हुए सोचते हैं कि बीपीएससी की तरफ से होने वाली टीचर भर्ती परीक्षा कब होगी और कब इनकी किस्मत बदलेगी। वो हजारों छात्र जिन्हें पटना कॉलेज से डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ने पर बैरिकेड लगाकर पुलिस रोक देती है और फिर जैसे ही छात्र आगे बढ़ना चाहते हैं, तनातनी शुरू होती है। बैरिकेडिंग को हवा में उठा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर यहाँ पर। देखिए किस तरीके से पुलिस को हल्की सी लाठी की प्रयोग करनी पड़ी है। देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग उठाने वाले छात्रों के हाथों पर लाठियां चटकाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 10,000 से ज्यादा की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को उठा दिया गया है। कुछ ही देर में छात्रों और पुलिस के बीच इतना जोर आजमाइश बढ़ जाती है कि लाठीचार्ज शुरू कर दिया जाता है। लाठीचार्ज हो गई है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है। देखिए लाठीचार्ज कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज करके खदेड़ा गया है। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए इस तरीके से पुलिस के लिए चुनौती जो है वो बढ़ गई है और लाठीचार्ज करके जो है वो भगाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। ये तस्वीर देखिए, लाठी चार्ज कर दिया गया है। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखिए लाठीचार्ज की जा रही है। ये तस्वीर देखिए और तबातोड़ लाठी चलाई जा रही है। ये तस्वीर देखिए, लड़कियां जो है वो जमीन पर गिर गई है और लाठियां जो है वो चलाई जा रही है। ये प्रदर्शनकारी कोई मनमानी नहीं कर रहे, केवल हक की नौकरी पाने के लिए भर्ती परीक्षा का चाहते हैं कि विज्ञापन जारी हो, लेकिन मांगे सुनने की जगह लाठी मारी जाती है। इसमें लड़की भी है और तस्वीर देखिए छात्राएं भी हैं और ये देखिए किस तरीके से लाठी जो है वो चलाया जा रहा है। और ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी और जो है सब गिरे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से लाठी चलाई जा रही है। पटना में ताबड़तोड़ लाठियां जो है वो चलाई गई है। पटना की सड़क गवाह बनती है। पुलिस की लाठियां भूल गई, सामने छात्र हैं या कोई छात्रा। आप लोग को भी चोट लगी क्या? आप लोग भी आप देखिए मेरे पैर में चोट लगा हुआ, टीआरई फोड़ी है। ऐसे पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। ये महिलाओं पे, पुरुषों पे इस तरह से नहीं लाठी चार्ज करना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं ना, बैठ के कुछ कर रहे हैं ना। कोई किसी को कुछ वो तो नहीं ना किए है। हाँ भाई जी चोट लगे। सब लड़के एक दूसरे के देह पे गिरे हुए हैं, एक दूसरे के देह पे गिरे हुए थे। डर हो रहा था, सांस सम गई थी। आप लोग क्या है ऐसे कर रहे हैं? दौड़ा कर पीटे जाते ये वो छात्र जिनकी मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी हो। 46,595 पदों पर भर्ती परीक्षा होनी है। छात्रों का दावा है कि इस बार भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तारीख देकर बार-बार टाल दिया जा रहा है। ये टीआरई 4 की परीक्षा दरअसल होनी कब चाहिए थी? अगर शेड्यूल के हिसाब से चलता तो कब ये परीक्षा हो जानी चाहिए? शेड्यूल से अगर होना रहता तो 2-3 साल पहले एग्जामिनेशन हो जाती। 2-3 साल पहले? जी।
ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, सिर्फ बच्चों से वोट लेते हैं। ये तमाम बिहार के जो है ना छात्र नहीं है, कहीं ना कहीं आपके वोटर हैं, आपको राजगद्दी दिए हैं। आप क्या करते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं, कभी नीतीश जी बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे, कभी कोई और बनेंगे। अरे हम ही लोग तो वोट देकर आपको राजगद्दी दिए हैं। तो आप व्यवस्था, जब वोट आपको लेना था तो उस समय आप क्या कहते थे, सिर्फ नीतीश जी ही कहते थे कि बहुत जल्दी TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। शिक्षा मंत्री जी पॉडकास्ट में जाकर कहते हैं कि अब वैकेंसी आएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वर्गलाने का काम किया जा रहा है। 4 बार मैं खुद यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता है। बार बार अपना डेट देकर अपना बात से मुकर जा रही है। जो विद्यार्थी 2 साल 3 साल से पटना में है, आज गैस का दाम 300 रुपये लीटर भरवाता है, वो गार्जियन से अब रुपया मांगने में शर्म आ रहा है। फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। PT मेंस का बहाना कर करके TRE को टाला जा रहा है और विद्यार्थी को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। सर, हम लोग पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कल राजनीति के हिसाब से सुपर सैटरडे है, कल शपथ ग्रहण का दिन है। तमिलनाडु में भी और पश्चिम बंगाल में भी, यानी एक जगह शुभेंदु अधिकारी, दूसरी जगह विजय शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर सुबह 11 बजे और आज तक पर खास पेशकश जारी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज